नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। तो अल्मोड़ा में हिमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि उत्तराखंड में हिमालय पुत्र हिमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती इस बार अल्मोड़ा में 25 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अल्मोड़ा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों से हिमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में हो रही तैयारियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से विशेष चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जाएगी और इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसदों की तरफ से भागीदारी की जाएगी। स्वर्गीय हिमवती नंदन बहुगुणा जी के दादाजी की 104वीं यहाँ पर जन्मदिवस बनाने का एक प्रोग्राम हमने बनाया है और मैं धन्यवाद करूँगा संगठन के समस्त लोगों का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, कैलाश भाई का, हमारे महामंत्रियों का, हमारे पूरे पार्टी के लोगों का कि बहुत जोश के साथ हमने ये फैसला लिया था जब मैं पिछली बार अल्मोड़ा आया था कि इस बार अल्मोड़ा में बनाना है और यहीं के लोगों के द्वारा ये राय दी गई थी कि इस बार अल्मोड़ा में बनाइए इसको। तो कोशिश है कि एक अच्छा भव्य प्रोग्राम हो, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, माननीय हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी रहेंगे, हमारे यहाँ के एमपी टमटा जी यहाँ पर हैं, हमारे विधायकगण रहेंगे, मंत्रीगण रहेंगे और एक कोशिश है कि जिस तरीके से हिमवती नंदन बहुगुणा जी ने तो ब्रिटेन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इस कड़ी में हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका खेल मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण किया। साथ ही स्टेडियम में चल रहे कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हल्द्वानी में भविष्य में खेल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव लिया गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। साथ ही मंत्री ने कहा कि भविष्य में बनने वाली खेल यूनिवर्सिटी के लिए 37 एकड़ भूमि की जरूरत है, जिसको देखते हुए जमीन की तलाश की जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, जहां स्टेडियम को लेकर उन्होंने कहा कि अक्टूबर-नवंबर तक स्टेडियम को विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। देखिए, आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण का पर्पस ये था कि चूँकि भविष्य में इस बात से प्रस्तावित है कि हम लोग यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं। उस खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी कि आखिरकार भूमि जो है क्या वन आच्छादित है या कम आच्छादित है या क्या स्थिति में है और कितने इसमें जो है हमारे को मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें करनी होंगी। तो आज निरीक्षण किया गया और निश्चित रूप से आगे विभाग इस दिशा में गंभीर प्रयास करेगा कि शेष भूमि जो 37 एकड़ की है वह खेल विभाग के नाम आ सके, ताकि इस पे यूनिवर्सिटी हम लोग आगे आने वाले समय में खोल सके, ताकि इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम हो या यहाँ पर बने हुए चाहे हमारे मल्टीपर्पज़ हॉल हो या बैडमिंटन हॉल हो या स्विमिंग हो या हमारा जो ऑडिटोरियम हो, ये सभी चीज़ें जो हैं जो तो ब्रिटेन में बात लाल कुआं की कर लेते हैं, जहां फूड सेफ्टी ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि ये कार्यशाला 3 दिन तक चली जाएगी। लाल कुआं में प्रदेश के कई दूध संघों के प्रोडक्शन और लैब कार्मिकों का 3 दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। बता दें कि जहां ट्रेनिंग का शुभारंभ करते हुए डेयरी निदेशक विकास संजय कुमार ने कहा कि युग के समय में मांग को देखते हुए अपने अपने संस्थानों को
तैयार किए जा रहे दूध और दूध उत्पादकों की शुद्धता और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फूड सेफ्टी के मानकों की उचित जानकारी होना जरूरी है, जिस संबंध में कार्यशाला का आयोजन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे सभी साथियों को अपील की जा रही है और उनसे आशा की जाती है कि ट्रेनिंग के बाद इसका लाभ संस्थाओं और आंचल उपभोक्ताओं को मिल सके। देखिए, मैं पूर्व में भी कहते आया हूँ कि जब से हमारे प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अरोड़ा जी ने अपना मंत्रालय संभाला है मार्च 2022 से, तब से निरंतर उनका प्रयास है कि जो आंचल ब्रांड है ये घर घर का ब्रांड बने, हर शहरवासी का ब्रांड बने, हर पर्यटक का ब्रांड बने, कि आंचल के प्रोडक्ट को और आंचल दूध को वो सर आंखों पर बिठाए। उसके लिए प्रथम दृष्टया हमने माना कि हमारी क्वालिटी और पैकिंग और शुद्धता तीनों को उन्होंने प्रायोरिटी दी, क्योंकि आप जानते हैं वो पहले भी विभिन्न ये हमारा FSSAI के अंदर जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है। हमारे फेडरेशन द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय अध्यक्ष और MD साहब इसके लिए प्रथमतया उत्तरदायी है, और जो हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है ये इसको संचालित कर रहा है। इसमें हमारे एक्सपर्ट के रूप में दीपक कुमार जी FSSAI से आए हैं। तो इसमें हमारे विभिन्न दुग्ध संघों से, पूरे उत्तराखंड के दुग्ध संघों से लगभग 30 के आसपास प्रशिक्षणार्थी आए हैं। उनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें फूड सेफ्टी के संबंध में उसके क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या टेक्निकल पार्ट है, उन सभी की जानकारी दी जाएगी, जिससे हमारे जो भविष्य में हमारे जो दुग्ध संघ है, जो दुग्ध उत्पाद बनते हैं, उसको क्वालिटी को ठीक। तो बुलेटिन में बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां कांडा गैस गोदाम को लेकर राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। बता दें कि राजस्व विभाग ने जमीन का सीमांकन किया है। खनन के कारण कांडा गैस गोदाम के अस्तित्व पर छाए संकट के बाद राजस्व विभाग हरकत में आया है, जहां कुमाऊं मंडल विकास निगम और राजस्व विभाग की टीम ने गैस गोदाम की जमीन का सीमांकन करने का निर्णय लिया। इस दौरान कुमाऊं मंडल विकास नगर और राजस्व विभाग को पहले दिन निराशा हाथ लगी, जहां पहले दिन राजस्व विभाग की टीम खतौनी और नक्शे का मिलान करती रही, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। बता दें कि कुमाऊं मंडल निगम और कांडा गैस गोदाम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन प्रशासन को अंदेशा है कि खनन व्यापारी ने गैस गोदाम की जमीन पर अवैध रूप से खनन कर दिया है। जहां शिकायत के बाद हरकत में आए कुमाऊं मंडल विकास निगम और जमीन बचाने के लिए कायदत में शुरू की गई। अब इस मामले में लोक निर्माण विभाग को शामिल किया जाएगा, जिससे लेकर गोदाम के लिए वास्तविक पर जमीन का पता लगाया जा सके, और कांडा क्षेत्र में गोदाम के लिए लाइसेंस का भी खतरा अब कंपनी पर मंडराने लगा है। प्रबंधक कांडा गैस सर्विस के इनके द्वारा हमको एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें इनके द्वारा ये लिखित में हमको दिया गया कि हमारे गैस गोदाम के क्षेत्र में पिछले हिस्से में काफ़ी खनन का काम चल रहा है, जिसका संज्ञान लेने के लिए हम यहाँ पे आज आए हुए हैं। इसके संबंध में हमें यहाँ पे एक पत्र मिला है DM साहिबा की तरफ से भी, और एक कांडा के तहसीलदार साहब की तरफ से। पहले तो हम ये चाह रहे थे कि इसमें हम एक अपना जो हमारी जो ज़मीन है यहाँ पर 9 नाली 6 मुट्ठी के समथिंग, इसका सीमांकन कर लें। इससे पता लग पाएगा कि हमें ज़मीन कहाँ से कहाँ तक की है। सर्वे किया गया, सर्वे के करने पर जो है कुछ भूमि जो है PWD के उसमें भी पाई गई है, और उसको क्लियर करने के लिए हमने PWD को बुलाया है, और इसका सीमांकन जो है कल। तो बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान चकबंदी विभाग में कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। रुड़की में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर चकबंदी विभाग में कार्यरत कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल टीम कर्मचारी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं कार्रवाई के बाद तहसील में हड़कंप मच गया, जहां जानकारी के मुताबिक विजिलेंस की टीम को एक और चकबंदी कर्मचारी की तरफ से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने
कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस दौरान विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पेशकार एक व्यक्ति ने दाखिल खारिज करवाने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद घंटों की पूछताछ करने के बाद आरोपी पेशकार को विजिलेंस की टीम अपने साथ देहरादून ले गई। 10,000 रुपीज बस हो गया, प्लीज। सर किस एवज में मांगी थी सर? दाखिल खारिज करने की एवज में, दाखिल जमीन के साथ। हाँ जी, तो लिए सर इसने 10,000? जी हाँ, चलिए। सब से पहले चलो विजिलेंस थाने में हमारे। तो बुलेटिन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां डीएम सोनिका ने रिपिंग रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मसूरी में डीएम सोनिका सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ माल रोड और रिपिंग रोड का निरीक्षण किया। तो वहीं रिपिंग रोड पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नालियों को बंद होने पर जलाधिकारी ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर उन्होंने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी को सड़क के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मसूरी में जहां लोगों को जगह खाली मिल रही है, लोग वहां कब्जा कर दुकानें लगा रहे हैं, जो कि ऐसी कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका को मसूरी में नो वेंडर जोन के महत्वपूर्ण जगहों को जो पर्यटन की दृष्टि में चिन्हित करनी चाहिए, महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने देहरादून में लोक निर्माण विभाग, जल निगम और गढ़वाल जन संस्थान के अधिकारियों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए। 15 अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत खराब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इनको तत्काल ठीक करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं और रोड जो है वो बहुत पुरानी है और समय समय पे यहाँ पे यूटिलिटी। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां अतिक्रमण अब हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 5 जगहों पर अतिक्रमण हटाए गए। बता दें कि इस अभियान के तहत 5 टीमों को अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां प्रशासन की 5 टीमों ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की। इन सभी जगहों ने अतिक्रमण, अवैध रेहड़ी ठेली हटाए गए, जहां जेसीबी के जरिए अस्थायी निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्का विरोध भी देखने को मिला। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देशन पर 5 जोन में जिम्मेदारी बांटते हुए संयुक्त टीमें बनाई गई थी, जिसके बाद अतिक्रमण करने वालों पर चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान 100 से ज्यादा अवैध ठेलियों को पुलिस ने जब्त किया। जो ट्रैफिक कंजेशन का इशू होता है, स्पेशली जो जंक्शंस हैं हमारे, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अंदर इश्यूज आते हैं। तो उसके क्रम में जो नगर निगम है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारे प्रशासन की टीम है वो गई है आज अतिक्रमण हटाने। 5 टीमें बनाई गई हैं और वो 5 टीमें जो हैं जहाँ जहाँ अतिक्रमण की अदरवाइज भी हमारे पास सूचना आ रही है, स्पेशली फुटपाथ और जंक्शंस और मेन रोड जो है जहाँ पे हमें ट्रैफिक का भी इशू आ रहा है, वहाँ पे हम तो ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां स्थानीय लोगों ने पॉड टैक्सी का विरोध किया है। इस दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि विदेशों की तर्ज पर हरिद्वार में पॉड टैक्सी को चलाना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, जहां स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने पॉड टैक्सी का विरोध किया है। इस दौरान प्रदर्शन कर लोगों ने इसका रूट बदलने की मांग भी की है। दरअसल हरिद्वार में साल भर से कई मेले और स्थान पर्व आयोजित होते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहाँ पॉड टैक्सी चलाने की योजना बनाई है, जहां प्रोजेक्ट की DRPR को तैयार किया गया है और पॉड टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी अब सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में व्यापारियों के लिए पॉड टैक्सी खतरा बनी हुई है। इस दौरान व्यापारियों ने पॉड टैक्सी को अपने लिए खतरा बताया है। वाला होकर करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हम, केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को भी पता है, आप प्रशासन से मिलेंगे जाके
खत लिखेंगे, बात करेंगे जाकर के व्यापारियों के बारे में, बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो आपत्तियां थी प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। अब उनको शांति से प्रतीक्षा करें, कोई भी कार्य बिना। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां बाघ ने 2 युवकों पर हमला किया, जिस हमले से दोनों युवकों की जान चली गई। इसके बाद डीएफओ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पौड़ी में बाघ के हमले से अब तक 2 लोगों अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन हरकत में आया है। इस क्षेत्र में विधायक दिलीप रावत ने भी बाघ के हमले से ग्रामीणों की निजात दिलवाने के लिए प्रशासन को गश्त बढ़ाने के लिए निर्देश दिए थे। तो वहीं कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने दिलीप रावत के बयान पर पलटवार किया है, जहां अनुकृति गोसाई ने कहा है कि जिम कॉर्बेट पार्क में देश से बड़ा फायदा राजस्व इकट्ठा होने से पहुंच रहा है, इसलिए लैंसडाउन के लिए अभिशाप कहना इसे गलत है। दरअसल दिलीप रावत ने कहा था कि कॉर्बेट पार्क के तहत उनकी विधानसभा का 70% हिस्सा इस कॉर्बेट पार्क में आता है। ऐसे में इस तरह के बाघ के हमले बढ़ना और उनकी विधानसभा के लिए कॉर्बेट पार्क का ये हिस्सा अभिशाप बन गया है। बता दें कि इस दौरान डीएफओ ने क्षेत्र में पिंजरे की संख्या बढ़ाने, कैमरा ट्रैप और मुख्य मानकों के साथ 10 किलोमीटर तक परिधि का जीपीएस मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं इस दौरान ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा हुआ है। तो वहीं इसको जारी रखते हुए इलाके में, संवेदनशील इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन इस दौरान इस मामले को लेकर अब विधायक दिलीप रावत के बयान पर कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने पलटवार किया है। और 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टिन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो फायर करने की कोशिश की, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई और उस पर हम लोग प्रयास भी करेंगे। चारों तरफ बस्ती है और ये तुम ये समझिए तो मॉनिटर हो चुका है। तो दो मार दिए इसने। हाँ, और इतना तो दिन दहाड़े तुम समझो कि मैं सबसे आगे मैं ही खड़ा था, तो मेरे बगल से निकल के गया और इतनी स्पीड में इतनी एग्रेसिव होके आया। हाँ, वो तो यही घूम रहा है। डेड बॉडी तो मैंने अब फिलहाल निकलवा दी है वहां से। तो पुलिस अभी फॉरेस्ट तो पहुंचा नहीं है यहाँ, क्योंकि फॉरेस्ट वाले दूसरे पोर्शन पे लगे हुए हैं वहां जहाँ पहले से है उसकी मूवमेंट। हाँ भाई, इसको एक तो पिंजरे लगवा देना यहाँ पे भाई। अब तो मारने का ही आदेश देना पड़ेगा ना, तो ये तो क्षेत्र को खा जाएगा हमारे। हाँ, और एक ये बात डीएम के लिए बोलना कि अगल बगल के जितनी स्कूल हैं इनकी छुट्टी करवा दे। सिंह नेगी जी जो वहाँ हल्दुखाल में प्रवक्ता रहे, आज जो दुर्घटना उनके साथ हुई है वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे ही हमारे ग्राम डिल्ला के अंदर जो दुर्घटना हुई, दोनों ही परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है और मैं सोचती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि आज लैंसडाउन विधानसभा, लैंसडाउन क्षेत्र जो है, जिस तरीके से मैं एक वीडियो फेसबुक पे देख रही थी, तो वहां के क्षेत्र विधायक कह रहे हैं कि लैंसडाउन विधानसभा के अंदर जो है 70% का हिस्सा जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगता हुआ हिस्सा है और कॉर्बेट नेशनल पार्क इस क्षेत्र के लिए अभिशाप हो गया। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क सिर्फ लैंसडाउन विधानसभा में नहीं लगता। दूसरा जो छोर है कॉर्बेट नेशनल पार्क का या उत्तराखंड के जो दूसरे हिस्से हैं, अगर आप वहां
स्टडी करके देखेंगे या स्टडी करने की जरूरत भी नहीं, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ऐसा रिसोर्स है, इंटरनेशनली अक्लेम डेस्टिनेशन है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। और उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्रों में कॉर्बेट नेशनल पार्क से लाखों लोगों को रोजगार मिला है, लाखों लोगों के बिजनेस स्टेब्लिश हुए हैं, बहुत सा रेवेन्यू उत्तराखंड के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क से आता है। तो सिर्फ ये कह देना कि कॉर्बेट नेशनल पार्क लैंसडाउन के लिए अभिशाप है, मैं सोचती हूँ गलत है। क्योंकि आप कॉर्बेट नेशनल पार्क को एज अ रिसोर्स नहीं यूटिलाइज कर पाए, आप उसकी यूटिलिटी नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, आप उसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, कोई प्लान नहीं कर पाए, तो ये आपकी नाकामियां हैं। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की खामी नहीं है। देखिए, तो उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। बता दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 19 से 20 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने सभी जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 18 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है। तो 18 शाम रात से जो है मैं कहूँगा जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें तो अनेक जगहों तक में कल शाम रात से जो है जो एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी, हल्की से मध्यम तक की। और जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, उसमें भी कुछ जगहों में जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरुआत कल रात से हो जाएगी। इसके साथ जब आप 19 और 20 को जाएंगे या 21 को जाएंगे तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर जगहों में 19 और 20 को जो है हल्की से मध्यम बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो दिखेगी। इसके साथ साथ जब आप 21 में जाएंगे तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि मैं जो है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है 21 तारीख को भी मिलेगी। 22 में हालांकि जो एक्टिविटी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, कुमाऊं क्षेत्र में कुछ जगहों तक में रहेगी, अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल रीजन के उनमें भी कुछ जगहों तक में एक्टिविटी हल्की वो मिलेंगी, और बाकी जगह मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और 23 से करीब करीब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में आप कह सकते हैं कि जो अंदर के। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।